नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैथ का चैप्टर थर्ड कंप्लीट किया था, जिसका नाम था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। और हमारा चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाने के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाती है। और हमारी यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे। जो पहला चैप्टर था तो पहले चैप्टर में हमें कुछ गणितज्ञों के बारे में पढ़ना था, जो भी हमने नहीं पढ़ाया, और उसे हम आगे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाने के बाद वहां पढ़ाएंगे। और इसके बाद हमारे चैप्टर 2 था, और चैप्टर 2 में हमने अवयव की जाति के बारे में पढ़ा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। और चैप्टर 3 जो है उसमें हमने किसी भी अवयव के अभिलाक्षणिक मान यानी आइगन वैल्यू और अभिलाक्षणिक सदिश आइगन वेक्टर निकालना सीखा। और इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर थे और ये यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, उसमें 2 चैप्टर है, और उस यूनिट में भी हमें अवयव के बारे में पढ़ना है। यूनिट जो इसका अगला चैप्टर है चैप्टर 4, उसमें हमें पढ़ना है कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। अर्थात एक के गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, कैली हैमिल्टन, और उन्होंने अवयव से संबंधित एक प्रमेय दी, और जिसे उनके नाम पर कैली हैमिल्टन थ्योरम या प्रमेय बोलते हैं। हमें उसके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ सवाल लगाना है, और चैप्टर 4 इतने और हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात चैप्टर 4 में हमें अवयव संबंधित के बारे में प्रमेय और उससे संबंधित सवाल लगाने हैं। चैप्टर 5 जो है हमारी अगली यूनिट में, उसमें हमें कुछ समीकरण दिए रहेंगे। हम समीकरणों को अलग अलग विधि से हल करना जानते हैं, और यहाँ पर हमें अवयव के द्वारा समीकरणों को हल करना है। अर्थात अवयव के उपयोग द्वारा समीकरणों को हल करना, जिसे हम बोलते हैं समीकरणों को हल करने की अवयव विधि। लेकिन अगली यूनिट स्टार्ट करने के पहले तथा जब हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिट 3, 4, 5 में फिर हमें नई नई चीजों के बारे में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट और सेकंड तक में हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना था, तो यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद जो पहला चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं गणितज्ञों के जीवन परिचय और उनका गणित में योगदान जो पढ़ना, वहां पर हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अभी चैप्टर 2 यूनिट 2 स्टार्ट करने के पहले हम पहले अपना रिवीजन कर ले रहे हैं कि हमने अवयव मैट्रिक्स में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। अर्थात जो हमने अभी तक पढ़ लिया, हमने क्या क्या जाना, और हमने इन चैप्टर में अवयव की कौन कौन प्रॉपर्टी और उसके बारे में क्या पढ़ा, ताकि जहां नेक्स्ट यूनिट में फिर से हमें जहां अवयव के बारे में पढ़ना है, जब उसके बारे में अन्य चीजें जाने तो रिलेशन कर सकें कि पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमसे क्या क्या बनता है, और अब हम जो नई चीजें पढ़ रहे हैं उनका क्या रिलेशन है, और उनके द्वारा नई चीजों सीखें, ताकि नई चीजें सीखने के साथ साथ पुरानी चीज हमारी और अच्छी मतलब बनी भी रहे और अच्छी स्थायी हो जाए। ऐसा ना हो कि नई चीजें पढ़ें और पुरानी चीजें हमारी डाउट हो जाए या भूल जाए। तो इसके पहले जरूरी है कि हमारी क्लियर हो यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा। हमें ये मौखिक रूप से तब क्लियर होना चाहिए, और उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये चीजें ये होती हैं या ये चीज को कैसे निकालते हैं। तभी जब आगे चीज पढ़ेंगे तो हम पहले वाली चीजों में रिलेशन कर पाएंगे। तो इसके पहले सबसे पहले तो हमने आप लोगों को पढ़ाया था मैट्रिक्स का पूरा बेसिक पढ़ाया था। अर्थात हमने पूरा क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स का पूरा बेसिक पढ़ा है हमने, है ना। पहले हमने पूरा पढ़ा मैट्रिक्स का बेसिक, और मैट्रिक्स का बेसिक जो पढ़ाया था, तो हमें किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स हो या फिर और भी कोई चीज हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ में बेसिक का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि बेस मैथ लगाने वाली चीजों से याद नहीं कर पाते। अन्य सब्जेक्ट में बेसिक जरूरी है क्लियर होना, लेकिन कई बार होता है कि अन्य सब्जेक्ट में हम कुछ चीज याद कर लेते हैं और याद करने से हमारा काम चल जाता है। लेकिन बेसिक क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमने अध्याय 2 पढ़ लिए हैं, तो अभी हमने जब पूरा रिवीजन कर रहे हैं तो देखेंगे हमें क्या इसका फायदा मिला और बिना बेसिक के क्या कैसा था। तो हमने जब बेसिक में क्या पढ़ा पूरा, तो हमने पढ़ाया था आप लोगों को मैट्रिक्स का पूरा इंट्रो, मैट्रिक्स होता क्या है, और जब मैट्रिक्स शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी परिभाषा क्या होती है, मैट्रिक्स के समान ही सारणिक होता डिटरमाइन। तो हमने जब मैट्रिक्स पढ़ना था तो डिटरमाइन को एक्सप्लेन किया था कि डिटरमाइन और मैट्रिक्स में क्या समानता है और क्या समानता है। फिर हमने मैट्रिक्स की कोटि, इसके समान जो प्रॉपर्टी होती उन्हें जाना। हमने मैट्रिक्स में बेसिस संक्रिया, 2 अवयवों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखा। फिर हमने अवयव के बारे में, इसकी जो और भी कुछ संक्रिया लगाई जाती हैं, अर्थात जिस प्रकार हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को समीकरणों को अप्लाई करते हैं, क्योंकि समीकरणों को अवयव के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को अवयव में भी थोड़ा अलग प्रकार, मतलब उसी को थोड़ा दूसरे रूप में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं अवयव में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतरण, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन या प्रारंभिक संक्रिया, उनके बारे में हमने जाना। जोड़ना घटाना क्या है, इसकी फंडामेंटल ऑपरेशन, मूलभूत संक्रियाएं, और वो क्या थी, इसकी प्रारंभिक रूपांतरण बोल देते हैं जिसे, अर्थात जिन्हें लगाने से अवयव का रूप, इन्हें प्रारंभिक रूपांतरण मतलब जैसे हमें अवयव में बहुत चीजें ज्ञात करनी होती हैं, तो उसमें प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा हम अवयव संबंधित बहुत चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बेसिक था जो हमने इसमें जाना। हमने अवयव के बेसिक में पढ़े थे अवयव के प्रकार, पूरे जितने प्रकार के अवयव होते हैं या हो सकते हैं, इसे हमने 2 लेक्चर में पूरे 25 से 26 प्रकार के अवयव बताए थे। यदि हमारा बेसिक क्लियर है तो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर हमने पढ़ा नहीं था, और फिर हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा यूनिट फर्स्ट में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ हमने क्या पढ़ा था, सेकंड चैप्टर पढ़ा, और इसका नाम क्या था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और जब हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, अवयव की जाति क्या होती है, अवयव की जाति कैसे निकालते हैं, इनसे संबंधित विभिन्न सवाल पढ़े, और अवयव के कुछ रूप पढ़े इससे, जिसका संबंध क्या था, अवयव की जाति से कहीं ना कहीं का संबंध है। तो यहाँ पे रूप में क्या पढ़ा था, किसी भी अवयव का प्रश्मान रूप, नॉर्मल फॉर्म, किसी भी अवयव का कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल, और या फिर एक होता है एसेलोन रूप, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्मानक रूप। कैनोनिकल एक प्रकार से बहत रूप पढ़ा है ना, कैनोनिकल मतलब इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोल देंगे बहत रूप पढ़ा है ना। किसी भी अवयव को PAQ के रूप में लिखना, और PAQ में A होता है दिया गया अवयव, तब इसके रूपांतरित अवयव POQ ज्ञात करना। तो हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर सेकंड था उसमें हमने अवयव की रैंक पढ़ी निकालना, और अवयव के रूप पढ़े हमने। कौन कौन रूप पढ़े हमने, नॉर्मल रूप पढ़ा अवयव का, नॉर्मल के बाद हमने क्या पढ़ा, इसका कैनोनिकल रूप, यही बोल देते हैं, ऐसे लोन फॉर्म पढ़ा हमने, और फिर क्या पढ़ा हमने, अवयव को PAQ के रूप में लिखना, P जहां दिया गया अवयव होता है तब POQ को फाइंड करना। अवयव की रैंक की डेफिनेशन ही पढ़ी थी हमने, है ना, पहले पढ़ी, यहीं पर पढ़ी हमने, है ना। इसकी क्या पढ़ी हमने, डेफिनेशन, और अवयव की रैंक की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ हमने पढ़ी थी, है ना। जब हमने इतना चीज पढ़ा, तो यहाँ पर जब हम अवयव की जाति निकालते हैं तो कुछ अवयव के हमें यूज होता है, हमारे चैप्टर में दिया रहता है, शून्य अवयव, इकाई अवयव, विकर्ण अवयव, सदिश अवयव, त्रिभुजी अवयव।
थोड़ा थोड़ा दो लाइन में किसी को परिभाषित भी कर देता है, लेकिन दो लाइन में जब परिभाषित किया गया है जिन ऑब्जेक्ट का उस पार्टिकुलर चैप्टर में यूज होना है, तो हम यदि उस दो लाइन में ऑब्जेक्ट को समझ गए क्या होता तो ठीक है। यदि पूरी तरह हम उस ऑब्जेक्ट को ना समझ पाए, तो जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को समझ नहीं पाए कि इकाई ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो इकाई ऑब्जेक्ट को यूज करके जो हमें आगे सवाल लगाना है वहां लगाने परेशानी होगी, या फिर हम उसे 2-3 बार लगा के रट एक बार बार लगा के रट लेंगे और थोड़ी भी डाउट हो जाएगा, थोड़ी भी कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर हम उस दोबारा न लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे संबंधित इसकी जो बेसिक चीजें वो क्लियर होनी चाहिए। बेसिक में ही आ जाता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट टाइप, और अच्छे जब क्लियर कर लेंगे तो फिर जब रैंक के बारे में पढ़ना है तो इससे संबंधित बहुत सी चीजें हमें आसानी से क्लियर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट की जब जाति निकालते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट का हम मान निकालते हैं, मान निकालना भी ऑब्जेक्ट के बेसिक में आ जाता है। यहाँ गुणा करना पड़ता है, गुणा करना भी ऑब्जेक्ट बेसिक में आ जाता है। तब इस पार्टिकुलर चैप्टर में हमें मान निकालना, गुणा करना ये सब नहीं बताया जाता, क्या बताया था ऑब्जेक्ट की जाति कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जरूरी है बेसिक हमारा क्लियर होना। अर्थात हमें इसमें हमने क्या देखा कि बेसिक का हमें इसमें क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज जो होती है, यदि हम किसी की भी सवाल हमने लगाया, हमने प्रैक्टिस कर ली, हमसे बन गया, और यदि हम पेपर में गए लगाने और हमें थोड़ा भी डाउट हो जाएगा, और यदि हम इस पार्टिकुलर चीज जो पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते, हमारी सारी चीजें अच्छे कंप्लीट नहीं है, तो हमारी कोई चीज मजबूत नहीं है, तो हम उस डाउट को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि क्या हो सकता है, फिर हमने क्या पढ़ा है, कैसा क्या होता है, और हमसे वहां गलती हो जाएगी, या फिर हम आगे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है, कोई भी चीज पढ़ो तो पूरे बेसिस से पढ़ो। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, हमने जब दो चीज पढ़ी तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पर बेसिक का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने पढ़ा अपना चैप्टर 3 पढ़ा हमने। चैप्टर 3 का नाम क्या था हमारा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम बोल देते हैं आइगन मान, आइगन सदिश ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे बोल देते हैं अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते उसे ना, अभिलक्षणिक को। यहाँ आइगन को आइगन है तो आइगन को आइगन ही लिख देते हैं, तो चाहे हम इसे अभिलक्षण बोल दें या आइगन बोल दें। अध्याय में दो चीजें आएंगी, लेकिन हमने क्या क्या पढ़ा था यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट संबंधित कुछ अलग चीजें पढ़ी। इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका अभिलक्षण ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, इसे आइगन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसका अभिलक्षण बहुपद कैसे निकालते हैं, और उसका अभिलक्षण समीकरण कैसे निकालते हैं। समीकरणों की बोल देते हैं ऑब्जेक्ट की चारित्रिकता बोल देते हैं। और ऑब्जेक्ट के समीकरण को ही ऑब्जेक्ट की चारित्रिकता भी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट के मान निकाले हमने, और ऑब्जेक्ट के मान को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के मान निकाले, फिर ऑब्जेक्ट के मान को एक पंक्ति के रूप में, स्तंभ के रूप में लिख देने को ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो निकालना सीखा। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट के सदिश, किसी भी ऑब्जेक्ट का सदिश क्या होता है। और इसमें हमने इतनी चीज पढ़ी, तो इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी इन सारी चीजों की। फिर हमने इनसे संबंधित क्या लगाए, क्वेश्चन किए, सवाल किए। और यदि हमें कोई सवाल में क्या होता सबसे लास्ट में, आइगन सदिश या अभिलक्षण सदिश, यदि अभिलक्षण सदिश इस सवाल में पूछ लिया जाएगा तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें सवाल ज्यादा नहीं है। यदि एक सवाल में एक चीज पूछ ली तो सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं जानते और हम जो इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, शुरुआत की चीजें क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मान निकालते हैं, हमने ऑब्जेक्ट का मान निकाला, और ऑब्जेक्ट का मान निकालने के बाद थोड़ा हल करना पड़ता है, थोड़ी सी चीज हमारी वहां पे अच्छे से एक प्रकार से क्या बोल दें, ऑब्जेक्ट संबंधित सारी चीजें हमारी क्लियर नहीं है। इस सवाल को हमने 2-3 बार लगा भी लिया, और वो सवाल हम मतलब लगा लिया, सीख लिया, लेकिन यदि हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाएगी तो हम उस कंफ्यूजन को मतलब वहां पे क्लियर नहीं कर पाएंगे, उस सवाल को अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो हम ऑब्जेक्ट संबंधित सारी चीजें सीख रहे हैं, तो पहले हमें ऑब्जेक्ट से संबंधित सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये तो बाद की चीजें होती है,
जब 11वीं 12वीं में मैट्रिक्स की शुरुआत होती है तो वहां पर हमें पूरा बेसिक पढ़ने को ही मिलता है। फिर हम जो अन्य चीजें पढ़ रहे हैं तो वहां पे फिर आगे वाली क्लासों में उसका फिर हमें क्या पढ़ने को मिलता है, एक्सटेंशन, उसका विस्तार, उससे संबंधित आगे चीजें हम वहां पर पढ़ते हैं। और इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी किसकी, उसके अभिलक्षण के मान की और उसके अभिलक्षण के वेक्टर की, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इनकी हमने क्या पढ़ी थी। अब इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। इसके साथ हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब हम जब इसका रिवीजन किया हमने, तो रिवीजन करना जरूरी होता है कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं और हमारी क्या क्या चीजें अच्छे क्लियर हैं, क्या डाउट है। क्योंकि जब हम यूनिट सेकंड चालू करेंगे और वहां पर यदि ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, नई चीजें, तो हमारी पुरानी चीज क्लियर नहीं होंगी तो नई चीज पढ़ेंगे, पुरानी चीजों फिर डाउट हो जाएगा। फिर होता है कि हम नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज थोड़ी सी भूलती जा रही है और फिर हमें वही चीज पढ़ना, फिर वहां पर फिर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने जो चीज पढ़ लिया पहले उससे अच्छे से स्थायी कर लें, फिर जो अच्छे से स्थायी कब होगी, जहाँ पता हो हम क्या क्या पढ़ के आए हैं, उन्हें कैसे करते हैं। फिर जब नई चीजें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है इसका उससे क्या रिलेशन है। जो नई चीज निकाल रहे हैं क्या उन्हें इनके द्वारा नहीं निकाला जा सकता। जो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पहले वाले चैप्टर में जान चुके हैं उन चीजों का उपयोग करके हम नई चीजें किस प्रकार निकालेंगे, उन्हें निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता। अर्थात नई चीज सीखने के साथ पुरानी चीजों को और अच्छे से क्लियर करना या पुरानी चीजों से रिलेटेड करते हुए नई चीजों को पढ़ना, ताकि नई चीज पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो पुरानी चीज हमारी मतलब एक प्रकार से वो हमारे कंफ्यूजन हो जाए, तब वो चीजें हमसे न बने। तो फिर आगे पढ़ने से फिर मतलब फायदा नहीं मिलेगा अपन को उसको, है ना, कि अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुरानी वाली चीज हमारी क्या हो रही प्रकार से वो जा रही है, फिर भूलती जा रही है ना। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, हमारा यही जरूरी कि जो चीज हम पढ़े पहले मतलब जो नई चीज पढ़े तो पुरानी वाली चीज क्लियर होनी चाहिए और उसके आधार पर नई चीजें पढ़ें। इसलिए आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हमने वो चीज देखा। और इसके साथ जो नई चीज पढ़ना तो यूनिट 2 में भी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। और इसके लिए हमने एक चीज देखा कि उसका बेसिक बहुत जरूरी, किसी भी टॉपिक का उसका बेसिक नहीं आएगा तो हम जितनी भी आगे चीजें पढ़ लें तो वो होगा कि एक दो चीज हमने निकाली सीखी, फिर नई चीज जब सीखेंगे तो वो पुरानी चीज में डाउट हो जाएगा, है ना। और फिर हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा फिर दूसरा चैप्टर पढ़ा तो हमने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं। अब नई चीज सीखने के लिए जरूरी है कि पुरानी वाली चीजों को मतलब एक प्रकार से स्थायी किया, मतलब पुरानी वाली चीजों को भी एक प्रकार से स्थायी किया जाए, है ना। और यूनिट 2 के बाद जो है यूनिट 3 है उसमें थोड़ा हमें स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटी, सदिश और अदिश संबंधित चीजें पढ़ना है। और सदिश अदिश का मैथ में जो पूरा किस प्रकार हम मैथ में सदिश अदिश को सवाल लगाते हैं, सदिश अदिश में मैथ में क्या क्या पढ़ना है, इससे संबंधित 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 3 में पूरा बेसिक है, यूनिट 4 में इससे संबंधित बहुत सी प्रमेय दी गई हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन करने हैं। यूनिट 5 में हमें एक यूनिट में ज्योमेट्री पढ़ना है जिसमें हमें शंकु और बेलन के बारे में पढ़ना है ना, सिलेंडर और कॉम के बारे में पढ़ना है। इसके साथ हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इसका रिवीजन किया कि हम पहले क्या पढ़ के आए हैं और इसके साथ जहाँ पर नई यूनिट कंप्लीट चालू करेंगे यूनिट 4, तो इसीलिए पहले हमने देखा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद अगले लेक्चर में हम अपनी स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 और चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, कैली हैमिल्टन प्रमेय, जिसका नाम क्या है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। और इसके साथ ही आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।